उस आदमी की सजा पूरी हो चुकी थी, फिर भी वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए। यहाँ तक कि वे लोग अक्सर एक अतिरिक्त निवाला पाने के लिए आपस में लड़ाई कर बैठते थे। बाहर के लोग भी सिर पटक पटक कर अंदर आना चाहते थे, सिर्फ ये खाना खाने के लिए। जबकि मैं असल में चौक पर रोटी बेचने वाला एक आम आदमी था, जिसे किसी बड़े माफिया ने अपना बलि का बकरा बनाकर यहाँ ठूंस दिया था। मुझे 1 हफ्ते में फांसी होनी थी। जब मैं पूरी तरह निराश और गुस्से से भरा हुआ था, तभी जेल के एक अधिकारी ने मुझे पूछताछ कक्ष में ले जाकर कहा कि मुझे पहले वार्ड के कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। मुझे तो बस रोटी बनानी आती थी। उस देश में उसे रसोइया नहीं माना जाता। क्या मैं 2000 रोटियां बनाऊं? लेकिन मैंने सोचा कि एक पल और जीना भी जीना है, इसलिए मैंने हिम्मत करके हाँ कर दी। हालांकि वहाँ के रसोई घर के उपकरण बहुत पुराने थे, सामग्री ताजी नहीं थी और खाने का समय होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। 2000 लोगों के लिए खाना बनाना, भले ही आप खाने के देवता को ही बुला लें, मुश्किल था। अगर मैं समय पर खाना नहीं बना पाता तो न सिर्फ जेलर मुझे बख्शता, बल्कि वे कैदी भी मुझे मार डालते। जब मैं पूरी तरह निराश था, तभी अचानक मेरे दिमाग में गाढ़ा दलिया बनाने की विधि आ गई। मैंने अपनी उंगलियां चटकाई और बनाना शुरू कर दिया। इधर पहले वार्ड के बाहर खुले मैदान में बाल कटे हुए एक कैदी पीटर नाम का आदमी कुर्सी पर धूप सेंक रहा था। ये आदमी जेल हो या बाहर, हर जगह अपना बोलबाला रखता था। वो असली जेल का बादशाह था। अचानक वो खड़ा हुआ और अपने गुंडों के साथ भोजनालय के दरवाजे पर आ गया। उसने अपने पीछे के साथियों से जोर से पूछा, बच्चों, अगर दोपहर का खाना पहले जैसा बेकार रहा तो हमें क्या करना चाहिए? बगल में एक दुबले पतले आदमी ने बुरी नजर से कहा, उसे भगवान के पास भेज दो। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, जिससे भोजनालय में चौकसी बैठे गार्ड सिलास चौंक गया। खाने का समय हो गया था। उसने रसोई में काम करते मुझे देखा और उसकी नजरों में चिंता झलकी। वो मेरी स्थिति जानता था और मुझे बचाना चाहता था, लेकिन जब उसने रसोई घर देखा तो वो हैरान रह गया। 50 बड़े बर्तनों में सफेद दलिया जैसा कुछ भरा था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। हालांकि दिखने में वो बहुत साधारण लग रहा था। उसे लगा कि इसे छिपाना मुश्किल होगा। मैंने दरवाजे की आहट सुनी और उसे बर्तन उठाने में मदद करने को कहा। सिलास ने कहा, इन्हें बाहर ले जाने के बाद मैं तुम्हें पहले यहाँ से निकाल ले जाऊंगा, वरना ये कातिल तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे उसके लिए अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले कि हम सारा दलिया भोजनालय के काउंटर पर रख पाते, बाहर चीख पुकार मच गई और लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से हथौड़े चलने लगे और वे दरवाजा तोड़ने पर उतारू हो गए। हमने अपनी गति बढ़ा दी। पहले कैदी ही खाना उठाया करते थे और पीटर अपने लड़कों को खाना बांटने भेजता था, लेकिन आज सुबह जो रसोइया मारा गया था, उसके कारण रसोइये और कैदियों के बीच संपर्क रोकना था। सारा काम निपटाने के बाद सिलास ने रसोई का दरवाजा बंद किया और दूसरे रास्ते से मुझे 99 नंबर की कोठरी में ले गया और फिर भोजनालय के दरवाजे खोले। पीटर चमड़े का जैकेट पहने, मुंह में सिगार दबाए, बड़े शान से अंदर घुसा। उसके पीछे साथी आदर से खड़े थे। उसने काउंटर की तरफ देखा और पूछा, सिलास, नया रसोइया कहाँ है? सिलास ने दृढ़ता से कहा, बताने लायक नहीं। पीटर ने ठंडी हंसी हंसी और अपने आदमी शोहो को खाना बांटने भेजा, लेकिन जैसे ही शोहो वहां गया वो स्तब्ध रह गया और कुछ देर बाद चीखा, ये तो सुअरों का खाना है। पीटर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और वो तेजी से काउंटर पर गया। जब उसने वहां रखे सफेद बर्तनों में दलिया देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसकी नजरों में सिलास के लिए खून का खतरा झलक रहा था। उसे लगा कि उन्हें सुअर का चारा खिलाया जा रहा है। अगर उसने ये अपमान सहा तो पीटर फिर कभी अपनी बादशाहत नहीं चला पाता। सिलास डर के मारे एक कदम पीछे हटा। उसके हाथ में बिजली का डंडा पसीने से तर था। उसने झूठ मूठ कहना शुरू किया, पीटर, जरा ठहरो। इस पल पीटर के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसे जानना था कि इस रहस्यमयी पूर्वी देश में इस व्यंजन का क्या नाम है। सिलास ने पहले ही मुझसे पूछ लिया था और टेढ़े उच्चारण में बोला, गेडा टैंग, यानी गाढ़ा दलिया। वो वहां से जाने ही वाला था कि पीटर ने उसे रोका, दोस्त, तुम यहीं रहो। फिर उसने करछुल उठाकर एक कटोरा भरा, लेकिन खुद नहीं खाया। उसे अपने आदमी शोहो के सामने रखा। शोहो, तुम 2 साल से मेरे साथ हो, ये कटोरा तुम्हारे लिए। शोहो का चेहरा बिगड़ गया। उसे बिल्कुल नहीं खाना था। उसे सिलास की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन बॉस की बात टाली नहीं जा सकती थी। उसने कटोरा उठाकर एक घूंट लिया और अगले ही पल वो बिजली की तरह सन्न रह गया। उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट और सुख का एहसास फैल गया, मानो वो बचपन में अपनी माँ की गोद में हो। यहाँ तक कि उसे भगवान अपनी ओर मुस्कुराते नजर आए। शोहो को लगा कि वो खुशी से मर रहा है। शोहो का चेहरा देखकर पीटर के मन में गहरा संदेह पैदा हुआ और उसने खुद भी एक कटोरा लिया। अगले ही पल वो फट पड़ा। उसे एक ऐसा भ्रम हुआ मानो वो बचपन की झूले में हो, जहां उसकी माँ उसे गर्मजोशी से सहला रही थी। ये सब इतना सच्चा लगा कि उसे अपने आंसुओं का पता भी न चला जो उसके गालों पर बह रहे थे। पास खड़ा गार्ड सिलास एकदम हैरान था। क्या हो रहा है? ये दलिया खाकर रो क्यों रहे हैं? उसने सोचा कि ये सब उस देश का खाना ना खाने वाले जाहिल हैं,
बड़े बड़े डॉन हैं, लेकिन उसकी नज़र में कूड़े के समान हैं। हालांकि उसे लगा कि कम से कम उसकी जान तो बच गई। बाकी सारे साथियों ने भी जब अपने बॉस को ऐसा पागलों की तरह पीते देखा तो वे भी नहीं रुके। सबने बड़े बड़े कटोरे भर भर कर पीना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर अवर्णनीय खुशी थी। उस समय तक पीटर ने 3 बड़े कटोरे पी लिए थे। उसने 2 आदमियों को इशारा किया और उन्होंने एक बर्तन बचाकर उसके शानदार 31वें कमरे में ले गए। वो अपने लिए रखना चाहता था। खाना बांटने की होड़ के बाद दोपहर के खाने का समय खत्म हो गया। 50 बर्तन दलिया बिल्कुल खाली हो गए थे। अभी अभी 2 गुटों ने आखिरी बूंद के लिए लड़ाई की थी। 2 बुरी तरह घायल हुए, कोई हल्का घायल नहीं। जब गार्ड कप्तान मार्टिन अपने लोगों के साथ पहुंचा तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मार्टिन ने बिखरे हुए हालात देखकर सिर पकड़ लिया। 5 कैदी कोने में कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब वो पास गया तो उसके होंठ फड़क गए। वे 5 जानलेवा कैदी मजे से थाली चाट रहे थे। ये बहुत ही अजीबोगरीब नज़ारा था, जैसे अजीब की माँ ने अजीब के लिए दरवाज़ा खोला हो। बिल्कुल बेतुका। उसने सबको भोजनालय से बाहर निकाला और जेलर को फ़ोन करके झगड़े की छोटी सी रिपोर्ट दी। जेलर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने मार्टिन से कहा कि रात में कोई अच्छा रसोइया ढूंढे, उस रोटी बेचने वाले को खाना न बनाने दे, क्योंकि एक बार धोखा होना ही काफ़ी था। मार्टिन ने मुंह पर ठीक है कहा, लेकिन मन में कोस रहा था, उसके अलावा और कौन बनाएगा। मैं इतना स्वादिष्ट दलिया बना पाया, इसका राज ये था कि खाना बनाने से पहले मुझे एक बड़े बर्तन वाली प्रणाली मिली थी। दोपहर की झपकी के बाद मुझे 2000 से ज्यादा संतुष्टि अंक मिल चुके थे। 3000 अंक होने पर मैं कांस्य पुरस्कार प्राप्त कर सकता था, जिसमें मुझे अपनी फांसी टालने के लिए एक विशेष कार्ड चाहिए था। जीवित रहना था तो मुझे जल्द से जल्द ये अंक जुटाने थे। तभी बाहर दालान में कदमों की आवाज आई। सिलास मेरी कोठरी के बाहर था। वो मुझे रात का खाना बनाने के लिए बुला रहा था। मैंने खुशी से हाँ कर दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ एक मददगार भी लगा दी गई, एक आकर्षक अंग्रेज महिला जिसका नाम सोफिया था, जिसे कभी एक मशहूर रेस्तरां में काम करने का अनुभव था। लगता है कि रसोई का हुनर जेल में कुछ विशेषाधिकार दिलाता है। लेकिन जब सोफिया ने मेरी नजर महसूस की तो उसकी नजरें बर्फीली हो गईं। उसने गार्ड सिलास को भी अच्छा नहीं माना। सिलास ने हमें जल्दी खाना बनाने को कहा और खुद बाहर इंतजार करने लगा। मैं बोलता ही था कि सोफिया ने मुझे बीच में रोकते हुए कहा, तुम जैसे लोगों को सूली पर चढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। दांत पीसकर ये कहकर वो दीवार के सहारे झुक गईं और आंखें बंद कर लीं। मैंने भी उस पर ध्यान न देते हुए आज के सामान पर नजर डाली। फ्रिज चेक करने के बाद मैं निराश हो गया। बुनियादी तौर पर कुछ अच्छा नहीं था। मांस और सब्जियां कम थीं, इसलिए मैंने यांगचून नूडल्स बनाने का फैसला किया। इधर 1 नंबर की कोठरी में पीटर एक डॉक्टर से तनावपूर्वक पूछ रहा था, क्या मेरे भाई के जागने की कोई उम्मीद है? डॉक्टर ने कहा, आपके भाई जैसी स्थिति में जागने की संभावना 10,000 में 1 है। मेरी सलाह है कि उसे इस वनस्पति अवस्था में रखने के बजाय शांति से विदा कर दिया जाए। पीटर के होश उड़ गए। वो डगमगाया, मानो एक पल में कई साल बूढ़ा हो गया हो। उसने डॉक्टर को नहीं सताया, बस बेजान होकर उसे विदा किया। वो अपने भाई जिला के बिस्तर के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें शोक से भरी थीं। भाई, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया। अगर कोई तुम्हें जगा सके तो मैं अपनी सारी दौलत और ताकत छोड़ने को तैयार हूँ। दृश्य बदलता है। मेरी तरफ यांगचून नूडल्स लगभग तैयार हो चुके थे। मैंने खुद एक कटोरा बनाया और तुरंत पूरे कमरे में सुगंध फैल गई। सोफिया ने उसे सूंघा, मानो हल्का करंट लगा हो। उसके मुंह से पानी बहने लगा। मैंने उसका हाल देखा और सीधा कहा, खाना है तो नहीं मिलेगा, और फिर जोर जोर से नूडल्स सुड़कने लगा। सोफिया को गुस्सा आया। उसकी शक्ल पर शर्म थी। उसने दांतों से कहा, मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं सोफिया मर जाऊंगी, पर तुम्हारा बनाया नहीं खाऊंगी। बस 10 मिनट बाद सिलास और सोफिया दोनों रसोई में कटोरे लिए कांटे से नूडल्स मुंह में डाल रहे थे। उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। सिलास को अब समझ आ गया कि दोपहर को कैदी लोग खाने के लिए क्यों लड़ते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था। उसके मन में मेरे लिए सम्मान पैदा हो गया। रात के खाने का समय अभी नहीं हुआ था कि भोजनालय के बाहर लंबी कतार लग चुकी थी। लोहे के दरवाजे पर बज रही थी। सिलास ने जब मुझे सब व्यवस्थित देखा तो उसने अपने साथी से कहा कि सोफिया को वापस ले जाएं। जाते वक्त सोफिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आसपास के लोगों के कारण शायद नहीं बोली। सिलास ने कैदियों को अंदर बुलाया। इस रात पीटर नहीं आया, बल्कि शोहू आया। दोपहर की तरह शोहू अपने लड़कों के साथ काउंटर के अंदर गया और कतार में खड़े कैदियों को खाना बांटने लगा। बर्तन में नूडल्स देखकर शोहू खुश तो हुआ, लेकिन फिर मुंह बनाकर बड़बड़ाया, ये नूडल्स क्या हैं? मुझे तो रोटी पसंद नहीं, मालिक को तो और भी नापसंद। लेकिन चूंकि दोपहर का खाना अच्छा था, इसलिए उसने मुझसे बुरा नहीं माना। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे नूडल्स बस निकाल कर नहीं खाए जाते, इसे मेरी बनी खास गर्म चटनी के साथ खाना होगा। इतना कहकर मैंने पास के बड़े थर्मस के ढक्कन को खोला और तुरंत उसमें से भाप के साथ एक अद्भुत सुगंध पूरे भोजनालय में फैल गई। जिसके भी ऊपर से यह सुगंध गुजरी, उसके मुंह से पानी बहने लगा। सब चीखने लगे। शोहू भाई,
जल्दी खाना बांटो, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शहो ने जल्दी से मालिक के लिए 5 पैकेट बनाए और फिर बांटना शुरू किया। इधर पहली कोठरी में बलून नाम का एक मोटा कैदी अपने 2 आदमियों के साथ एक थर्मस लेकर अंदर आया। उसे डर था कि कहीं खाना ठंडा न हो जाए, इसलिए वो पहले अंदर आने की इजाजत मांगना भूल गया। पीटर ने उसे जोर से डांटा। तीनों बहुत डर गए। जब पीटर को पता चला कि रात का खाना नूडल्स है तो उसने गुस्से से मेज पीटी और बलून की तरफ खूनी नजरों से देखा। बलून ने घबराकर घुटने टेक दिए और बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसके साथी भी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। पीटर ने गरजते हुए कहा, जाओ उस रसोइये को मार डालो। लेकिन तभी उसके भाई जिला का हाथ, जो अचेत अवस्था में था, पकड़ने लगा। पीटर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू चादर भिगो रहे थे। जिला की धुंधली आंखें पीटर की तरफ देख रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे। पीटर झटके से उठा और पास जाकर सुना। जिला ने हल्की सी आवाज में कहा, भाई क्या खाना है? इतनी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर खुशी से रोने लगा और उसने जल्दी से पूछा, क्या नूडल्स बचे हैं? अच्छा हुआ कि कुछ बचा हुआ था। हालांकि पीटर को शर्म आ रही थी, लेकिन भाई के लिए उसने वो बचा खुचा थर्मस मंगवा लिया। उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने धीरज से अपने आदमियों को बताया, मैं नहीं बल्कि इन नूडल्स की सुगंध ने जिला को इस अवस्था से जगाया है। डॉक्टर जांच करेंगे, हो सकता है वो खाए। तीनों साथी स्तब्ध रह गए। बाद में 3 विशेषज्ञों ने जांच की और सर्वसम्मति से कहा कि यह चिकित्सा इतिहास का एक अनोखा चमत्कार है। पीटर ने रातों रात अपने भाई को बेहतर इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। जाते समय भाई की जोरदार मांग पर पीटर ने नूडल्स वाला थर्मस भी साथ ले लिया, जिसे देखकर एम्बुलेंस वालों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अस्पताल में खाना तो है ही। रात का खाना बनाने के बाद सिलास मुझे वापस 99 नंबर की कोठरी में ले गया। इसी यांगचू नूडल्स के कारण मेरी फांसी को 7 दिनों के लिए टाल दिया गया। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि जिस माफिया ने मुझे फंसाया था उसे मेरी सजा टलने की खबर लग गई थी। उसने तुरंत जेल के एक गुट से संपर्क किया और उन्हें 6 दिनों के अंदर मुझे खत्म करने का आदेश दिया। अगली सुबह तड़के मैं रसोई में पहुंच गया। उस समय सिलास और सोफिया आए। सोफिया की तबीयत ठीक लग रही थी। उसने कुछ सज धज भी रखी थी, लेकिन उसकी नजरें थोड़ी अजीब थीं। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और खाने का सामान चेक किया। फिर भी बहुत सस्ता सामान था। निराशा में मैंने मंटू यानी उबले हुए बन और सोयाबीन पेस्ट बनाने का फैसला किया। दोनों की मदद से काम तेजी से चला। सोफिया ने स्टीमर में बने मंटू को देखा। वो हैरान थी। ये ना तो ब्रेड जैसा है न पिज्जा, क्या ये खाने लायक है? लेकिन कल के नूडल्स को याद करके वो चुप रह गई। पहले ही बहुत से कैदी भोजनालय के दरवाजे पीट रहे थे। सिलास हैरान था, क्योंकि खाना सुबह 7 बजे होता है और अभी सुबह 6:30 बजे हैं। कैदी पागल हो गए थे। दरवाजे पर चीखें आ रही थीं, दरवाजा खोलो, हमें खाना है, भगवान जल्दी करो और सताओ मत। सिलास को लगा कि ये खाना नहीं बल्कि ड्रग्स रिहैब सेंटर से भी बदतर नजारा है। मैंने खाना बनाने की रफ्तार बढ़ा दी। अब सिर्फ पेस्ट भूनना बाकी था, जो मशीन से नहीं हाथ से करना पड़ता था। 30 किलो की भारी कढ़ाई को मैं मनचाहे ढंग से चला रहा था। ये देख सोफिया और सिलास चौंक गए। उन्हें लगा कि इस कढ़ाई को इतनी कुशलता से इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए, और मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ। क्या ये 10 साल की उम्र से ही कढ़ाई चला रहा है? ये उनके लिए अविश्वसनीय था। आखिरकार 10 मिनट बाद मंटू और पेस्ट तैयार हो गए। भोजनालय के बाहर कैदी पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीट रहे थे। मुख्य रूप से शोहू चीख रहा था कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो हम तोड़ देंगे। मैंने सोफिया और सिलास को मंटू निकालने और पेस्ट के बर्तनों में बांटने में मदद करने के लिए कहा। सब तैयार होने पर सिलास ने भोजनालय का दरवाजा खोला। शोहू पूरी टीम के साथ अंदर घुसा। सबकी आंखें लाल, चीख रहे थे मानो उन्हें नशा चढ़ा हो। खुद मैं भी ये नजारा देखकर हैरान था। शोहू काउंटर पर आया। सफेद मंटू देखकर उसकी अक्ल बंद हो गई। शेफ यूं, ये क्या बकवास है? सारी रात भूखे रहे, तुम मुझे ये दे रहे हो? वो झिझक रहा था। सिलास ने बुरी नजर से कहा, यूं मास्टर की बनाई चीज तुमने खाई ही है, कतार में लग जाओ। शोहू ने कतार का आदेश दिया। हर एक को 2 बड़े मंटू और 1 चम्मच पेस्ट मिला। खाने वालों के चेहरे निराश थे। ये बहुत घटिया लग रहा था। सबसे पहले खाना पाने वाला जीगे था, बलून का एक साथी। वो अपनी ताकत की वजह से बदमाश था। उसने खाने को देखा और आवाज निकाली। सारी रात इंतजार किया और ये दिया। अगर ये स्वादिष्ट न हुआ तो मैं वहां हंगामा करूंगा। उसने एक टुकड़ा निकाला, उसे पेस्ट में डुबोया और मुंह में डाला। अगले ही पल उसकी पुतलियां फैल गईं। उसके मुंह में विस्फोट हो गया। हे भगवान, क्या ये इंसान खाने योग्य है? उसने युद्ध स्तर पर खाना शुरू कर दिया, जैसे रिफ्यूजी कैंप से आया हो। बाकी खाने वालों ने भी उसे देखकर खूब खाना शुरू कर दिया। जैसे ही मंटू मुंह में पड़ा, पेस्ट का अद्भुत स्वाद बाढ़ की तरह उनके स्वाद कलियों में फूट पड़ा। वे खुशी में झूम उठे। पूरे भोजनालय में तारीफें गूंज रही थीं। मेरे माँ बाप ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। उस देश के शेफ बाकियों से 1000 गुना बेहतर हैं। अब बस खाना ही जीने का मकसद है। मैं जेल से निकलना नहीं चाहता। बंगला भी मुझे नहीं हिला सकता। निकल कर क्या करूं? क्या बाहर इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा? मरने पर भी बाहर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सोफिया के सिद्धांत चकनाचूर हो गए। उसने मुझे
अचरज से देखा। ये अद्भुत था, कल के नूडल्स से भी ज्यादा। सिलास बस मुंह में पानी रोके खड़ा था क्योंकि कैदियों के सामने खाना उचित नहीं था। बलून कल की तरह एक थर्मस भरकर भोजनालय से बाहर चला गया। हालांकि पीटर नाश्ते में नहीं आया, न ही उसने खाना मंगाने को कहा, लेकिन बॉस के सामने चमकने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाश्ता करीब आधे घंटे तक चला। कैदियों ने मंटू से थाली को चमकदार खाली कर दिया। एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। जब से मैं रसोई में आया, बर्तन धोना आसान हो गया था। हर दिन खाली थाली अभियान चलता था। खाने के बाद सब जाने लगे, बस जीगे अकेला रह गया। वो बहुत खुश था। उसने अपने बालों को संवारा और थाली लेकर काउंटर पर आया। अब सोफिया थी। उसने कहा, बीबी, मुझे 2 मंटू और 1 चम्मच पेस्ट दो। सोफिया ने खाली स्टीमर देखा। मंटू खत्म हो गए और तुम तो चौथी बार ले रहे हो, क्या खाना पचेगा? जीगे ने ठंडी हंसी हंसी, बहाना मत बनाओ, रसोइये हमेशा अपने लिए बचाते हैं, जल्दी दो वरना गुस्सा आ जाएगा। सोफिया ने बाहें खड़ी कर लीं। जीगे आग बबूला होकर थाली पटक कर गुस्से में काउंटर के कमरे में घुसा। सोफिया का रूप देखकर वो सन्न रह गया और उसके मन में गलत विचार आया। वो उस पर झपटा, लेकिन इससे पहले कि सोफिया बचती, पीछे से एक जोरदार आवाज आई। एक बहुत बड़ी काली कढ़ाई रसोई से उड़ी और जीगे के चेहरे पर जा लगी, जिससे वो चक्कर खाकर गिर गया। वो आग बुला था, लेकिन मेरी ताकत को देखते हुए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई इतनी ताकत से फेंकना मामूली नहीं। वो 2 कदम पीछे हटा और बोला, एक रसोइया होकर मुझ पर हाथ उठाता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ, तुम लोग बस देखना। अपना चेहरा पकड़कर वो जल्दी से भोजनालय से बाहर भागा। सिलास ने धीरे से कहा, ये जीगे बहुत खास है, बलून के साथ उसका गहरा नाता है, ये उसके पास गया होगा। वो चाहता था कि वो बीच बचाव करे, लेकिन यहाँ नियम है कि गार्ड सिर्फ बुनियादी व्यवस्था रखें, कैदियों के आपसी झगड़े वे खुद सुलझाएं, गार्ड दखल नहीं दे सकते। फिर भी उसने कहा, बलून आए तो मैं उससे बात करूंगा। मुझे याद आया कि बलून वही मोटा आदमी था। सोफिया ने मेरे कोट का छोर पकड़कर माफी मांगी। मैं बोलता ही था कि भोजनालय का दरवाजा खुला और बलून अपने 2 साथियों के साथ जल्दी से अंदर आया, बिल्कुल उसी वक्त जब जीगे बाहर निकल रहा था। जीगे की आंखें लाल हो गईं। वो रोते रोते बोला, बलून भाई, उस रसोइये ने मुझे मारा, तुम मेरी मदद करो। बलून चौंका। उसने मेरी तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत था। उसने थूक निगला और बिना कुछ सोचे जीगे के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरे भोजनालय में आवाज गूंजी। फिर बलून तेजी से मेरे पास आया और एक शानदार मुद्रा में मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, यूं मास्टर, मैं अपने आदमी को सिखाने में चूक गया। आप बड़े हैं, छोटी सी बात मान लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे भोजनालय में सन्नाटा छा गया। पास खड़ा जीगे स्तब्ध था, उसका जबड़ा गिर गया था। सिलास भी हैरान था। यह बलून, जो एक मानव राक्षस है, मुझे चूहे बिल्ली की तरह देखता है। जेल में इतने सालों में उसने ऐसा नहीं देखा था। सोफिया की शक्ल पर हैरानी और उसकी आंखों में उत्साह था, मानो उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? बलून ने चापलूसी भरी मुस्कान दी। बॉस ने कहा है, अब से आपको देखना, बॉस को देखना है। बॉस ने मुझे आपको बुलाने को कहा है, आप वहां जाकर जानेंगे। वो आदर से मेरी बात सुनने को खड़ा था। मैंने सोचा, उसे रास्ता दिखाने को कहा। 101 नंबर पर जाते हुए सोफिया को सिलास दूसरे वार्ड में वापस ले गया। दालान से गुजरते हुए उसने सुना कि 2 कैदी झगड़ रहे थे। उसने सिलास से पूछा कि क्या हो रहा है। पास जाकर सुना, एक कैदी चिल्ला रहा था, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी सजा पूरी हो गई, मगर बाहर कहाँ इतना अच्छा खाना मिलेगा, बेवकूफ़ी बाहर जाए, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो। ये सुनकर एक बड़ी बॉस अविला को समझ नहीं आया। उसके आदमी ने आगे कहा, बॉस, ये सच है, कल मुझे गार्ड ने काम करने बुलाया और रात को पहले वार्ड के कैंटीन में खाना दिया। वो यांगचू नूडल्स इतने स्वादिष्ट थे कि मुझसे रात भर सोया नहीं गया। पता चला कि वहाँ एक कैदी जिस पर फांसी होनी है, उस देश का मास्टर शेफ है, उसने बनाए थे। आज सुबह मुझे बड़ी भूख लगी तो मैंने $1000 खर्च करके एक मंटू पेस्ट खरीदा। अविला ने सोचा कि उसके बोलने का तरीका ईमानदार है, लेकिन बात अजीब थी। $1000 में मंटू, क्या खाना इतना अच्छा हो सकता है? उसने पूछा। क्या ये सच में इतना अच्छा है? उस आदमी ने कहा, बॉस, मैंने कल वे नूडल्स खाए, पूरी रात सो नहीं सका, इतना स्वादिष्ट था कि मेरी आंतों ने काम करना बंद कर दिया। अविला की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने आदमी मिलर से कहा, दोपहर में उसका बनाया खाना लेकर आना, देखना है कि उसमें कितना दम है, क्या सच में मुझे भी वैसा ही पागल करेगा? मिलर ने सिर झुकाया, जी बॉस। दोपहर होने पर मैं और सोफिया रसोई में व्यस्त हो गए। नई सामग्री आने से मेरे पास और व्यंजन बनाने के विकल्प थे। आज मैं उस देश के फिल्मी संस्कृति वाला बड़ा मिश्रित व्यंजन बनाने जा रहा था। मैं बनाते हुए सोफिया को सिखा रहा था। प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन अगर वो सीख गई तो मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आधे घंटे में काम खत्म हो गया, बस 10 मिनट और उबलना बाकी था। बाहर दरवाजे पीटने की आवाजें आ रही थीं। तभी गार्ड कप्तान मार्टिन दूसरे दरवाजे से अंदर आया और उसने भोजनालय का बड़ा दरवाजा खोला। चमड़े के जैकेट में बाल कटे पीटर सबसे आगे था। उसके बाद साथी लोग शांति से अंदर आए। शोहो 10 साथियों के साथ काउंटर पर आया। मुझे देखकर उसने अपने सभी साथियों के साथ मेरे सामने 90 डिग्री झुककर कहा, यूं मास्टर जी, नमस्ते, मैडम नमस्ते।
मैं मुस्कुराया। मजाक मत करो, जल्दी खाना बांटो। शहू और दूसरों ने फिर 90 डिग्री झुका। सोफिया घबरा गई थी। उसने जेल में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन उसने कभी ऐसा सम्मान नहीं पाया था। मार्टिन ने ये देखा, वो सन्न रह गया, मानो भूत देखा हो। वो मेरी तरफ इशारा करके गड़बड़ा गया। शहू बिगड़ गया। उसने ताने मारे, मार्टिन कप्तान, क्या आप हमारे शेफ को चिढ़ा रहे हैं? इस वार्ड के सारे बड़े गुट एक हो गए थे। पीटर पास खड़ा था, उसकी नजर वहीं थी। जाहिर है कि उसने इसकी इजाजत दी थी। मार्टिन ने आह भरी और भोजनालय से बाहर चला गया। खाना बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई। मंटू देखकर कैदी खुशी से झूम उठे। बड़े बड़े मंटू रोटी से बेहतर लगे। जब बड़ा मिश्रित व्यंजन उठाया गया तो सबकी आंखें चमक उठीं। ओह माय गॉड, मुझे मंटू सबसे पसंद है। ब्रेड तो बेकार है, यूं मास्टर का हाथ तो जादू है। तारीफें सुनकर मुझे अजीब सी खुशी हुई। कभी कभी ये लोग काफी प्यारे लगते हैं। इधर बी वार्ड में अविला 2 थालियां देख रही थीं। बाईं तरफ मंटू, दाईं तरफ मिश्रित व्यंजन। मिलर ने कहा, बॉस यही सामान है, कृपया चखें। व्यंजन की सुगंध सूंघकर उसने तुरंत कांटा उठाकर थोड़ा मुंह में डाला। जैसे ही उसने चबाया, गाढ़ा मुलायम स्वाद उसके दिमाग तक पहुंचा। ऐसा लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसका हाथ कांपने लगा। वो एक पल के लिए बोल नहीं पाई। उसकी जीभ ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। वो बस स्वाद का आनंद ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिलर हैरान था। बॉस, क्या आप ठीक हैं? क्या उन लड़कों ने इसमें जहर डाल दिया? उसने अंदाजा लगाया, लेकिन अविला ने हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया और बड़े बड़े निवाले निगलते रहीं। उसका चेहरा तृप्ति से भरा था। 2 मंटू और पूरा व्यंजन खत्म हो गया। उसने कहा, मुझे और खाना है, क्या बचा है? मिलर सन्न रह गया। बस। अविला ने उसे ठंडी नजर से देखा। फिर कोई चारा नहीं। बी वार्ड में इतना बढ़िया शेफ है, जबकि हमारे यहाँ नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो सारे लोग पहले वार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे और हमारा बी वार्ड तबाह हो जाएगा। उसने आदेश दिया, सभी लोगों को बुलाओ। दोपहर की छुट्टी में हम सब मिलकर वहाँ जश्न मनाएंगे। जल्द ही जेलर के ऑफिस में बी वार्ड के सामूहिक विद्रोह की सूचना पहुंची। जेलर चिल्लाया, बदमाश, क्या वे पागल हो गए हैं? अविला कैसे नेतृत्व कर रही है? मार्टिन ने पसीना पोंछते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन उनकी मांग साफ है। वे रसोइयां बदलना चाहते हैं। ठीक उसी शेफ को चाहिए। जेलर हैरान था। वो शेफ तो उस देश का है, उसे घटिया खाना माना जाता था, फिर भी वे यही खाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुझे जेल के कोल्ड स्टोरेज में कुछ बहुत ही कम जमे हुए मांस मिले। उसे खोलकर देखा तो मैं दंग रह गया। वहाँ गाय, सुअर और घोड़े के विशेष अंग थे। बहुत अजीब। मुझे दिलचस्पी हुई। मैंने सबको मिलाकर उससे एक छोटी सी गुप्त चटनी बनाई और उसे अपने इस्तेमाल के लिए रखा। रसोई में कम लोग थे, इसलिए उन्होंने एक और लड़की बेबी को भेजा। बेबी ने मुझे देखकर ताना मारा, सोफिया, तू कहती है ये उस देश का शेफ है, यही है? सोफिया ने कहा, बेबी बात मत बिगाड़, यूं मास्टर का जादू असली है। बेबी ने मुंह बनाकर कहा, ये तो एक भद्दा लड़का है, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा। वो चिल्लाई, नहीं छोड़ो। सोफिया ने मदद नहीं मांगी। आखिरकार बेबी रोने लगी, मेरी गलती, मुझे छोड़ दो। तब मैंने खाना बनाना शुरू किया। जब मैं खाना बना रहा था, सोफिया को रसोई के कोने में जैम की एक छोटी बोतल मिली। उसे याद आया कि जब मैं मसाले डालता हूँ तो खाना बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। बस थोड़ा डालना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और पूरी बोतल चली गई। उसने सोचा शायद कुछ न हो। दूसरी तरफ जिस माफिया ने मुझे मरवाने का हुक्म दिया था, उसने सी वार्ड में एक खूंखार कैदी को मेरी हत्या के लिए नियुक्त किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले वार्ड का शेफ है, उम्मीद है कि आज रात निराश न करे। रात का खाना खाने के बाद कैदियों का खाना अभी भी पागलपन भरा था, लेकिन देर रात वे हमेशा की तरह शांत नहीं थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी आंखें लाल थीं और सांसें भारी थीं। इसी दौरान पहले वार्ड के दालान में एक हत्यारा चतुराई से सीसीटीवी कैमरों से बचकर आगे बढ़ रहा था। एक शीर्ष हत्यारा होने के नाते उसे यह काम बहुत आसान लगा। रिवर जेल को किले जैसा कहा जाता है, लेकिन वो तो अंदर बाहर कर सकता है। उसे लगा कि उस छोटे से रसोइये को मारना तो मामूली काम था। दूसरी तरफ बलून आग की तरह जल रहा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा भयानक। उसके अंदर की बुरी आग पागल कर रही थी। अचानक उसने बाहर कुछ देखा। हत्यारा दरवाजे के पास सरक रहा था। बलून की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने हत्यारे के कंधे पर थपकी दी और कहा, यार तुम्हारा साबुन गिर गया। फिर एक करुण चीख गूंजी। अगले कमरे के साथियों ने बताया कि पूरी रात पानी छिटकता रहा, नींद नहीं आई। सुबह होते होते हत्यारा बुरी तरह घायल होकर दालान में पड़ा था। गार्ड ने उसे बचाने के लिए भेजा। दूसरी तरफ माफिया परिवार में बॉस आराम से अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, तो काम कैसा रहा? उसके आदमी ने कहा, चिंता मत करो बॉस, कल रात काम हो गया। वो लड़का अब भगवान के यहाँ होगा। लेकिन जल्द ही फोन आया। उसके आदमी का चेहरा हरा पड़ गया। बॉस, हत्यारा कहता है कि काम नाकाम हो गया। उसे घात लगाकर बुरी तरह पीटा गया, बच बचाकर भागा। बॉस हैरान था। ये उस देश वाला तो बहुत तैयार था। उसे पहले से पता था
पूरी छानबीन करो। अगली सुबह सिलास मुझे एक विशेष इलाके में ले गया, एक खास वार्ड जहां 10 से कम कैदी थे, बहुत रहस्यमयी शानदार सिंगल कमरों में रहते थे जहां आने जाने की आज़ादी थी। वहां पहुंचकर मैंने सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी देखा। पता चला कि वही सबसे बड़ा माफिया हेनरी परिवार का पूर्व मुखिया लिव हेनरी है। वो अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ अपना 80वां जन्मदिन मना रहा था और उसने मुझे खाना बनाने को कहा। खास बात ये थी, बूढ़ा मांस नहीं खाता। अब मुश्किल थी, जेल की रसोई में बस वही पुराना सामान था और जन्मदिन के भोज में कम से कम 18 व्यंजन चाहिए, वो भी शाकाहारी। क्या किया जाए? तभी सिलास ने एक नई मशीन पहुंचाई। उसने कहा, यूं मास्टर, जेलर ने कहा कि कैंटीन का खाना अच्छा है, इसलिए थोड़ा उपकरण मिला है। ये उस देश से आयातित टोफू मेकिंग मशीन है। मेरी आंखों में चमक आई, मुझे विचार आया। मैंने एक सूची बनाकर हेनरी के सामने रखी। उससे कहा कि वो अपने रिश्तों से सामान मंगवाए। एक बूढ़े ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या ये तुम्हारी जन्मदिन भोज की सूची है? उस देश के लड़के ने तो सोचा है, तुम कुछ चबा नहीं सकते, सिर्फ टोफू खा सकते हो। दूसरे बूढ़े ने कहा, अरे तुमने तो हमें बताया था कि उस देश का एक बढ़िया शेफ आएगा, लेकिन ऐसे सस्ते व्यंजन लेकर आया। हेनरी ने भी माथा झुकाया। हालांकि उसने मांस नहीं मांगा था, लेकिन महंगे शाकाहारी विकल्पों की कोई कमी नहीं है। इस सूची में तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, मैं देखूंगा वो क्या बनाता है। अगर मेरी जन्मदिन की पार्टी बिगड़ी तो उसका बुरा होगा। उसने कहा, जाओ सफेद शैतान को उसकी निगरानी और मदद के लिए भेजो। सिलास ने घबराकर थूक निकला। सफेद शैतान उस वार्ड का खास रसोइया है, साल में सिर्फ 3-4 बार आता है। पूर्व मिशेलिन 3 सितारा शेफ। लगता है हेनरी ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी है। एक दिन बाद सफेद शैतान रसोई में मेरे हुनर का दीवाना हो गया। मैंने चाकू से टोफू को मोर में बदल दिया। वो चिल्लाया, हे भगवान, इस भारी चाकू से इतनी हल्की कला, ये अद्भुत है। जल्द ही समय आ गया। सफेद शैतान ने एक बड़ी प्लेट में खीरे का सलाद, सूखा टोफू, मूंगफली लाकर रखा। बूढ़े व्हाइट ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा बर्तन, कितना देहाती लगता है। हेनरी, क्या ये तुम्हारा बढ़िया लग्जरी उस देश का खाना है? उनके रसोइये को बस बड़े बर्तनों का ठेला चलाना आता है। हेनरी का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, तुम जाओ और खुद बनाओ, उसे हटाओ। सफेद शैतान ने नाक भौं सिकोड़ी। उसने सीधा कहा, मेरी कला यूं मास्टर से कम है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सफेद शैतान तो मिशेलिन 3 सितारा है, क्या यूं उससे भी आगे है? व्हाइट बूढ़ा हंसा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने दो। इतना कहकर उसने चॉपस्टिक से एक निवाला मुंह में डाला। अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं। उसका बूढ़ा शरीर वहीं जम गया।